तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सेमिकॉन के जुड़े एक बड़े एक्सपो के साथ, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में की है। इस बार 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया की थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमिकॉन इंडिया में 24 देशों की 117 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत समेत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं और आश्वासन दिया कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारत दुनिया का 8वां देश है कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को देखते हुए सरकार जल्द ही सेमिकॉन 2.0 को शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा। साथ ही सरकार सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को इंसेंटिव्स भी देगी। अगले 3 से 4 महीने में सरकार पॉलिसी लेकर आ सकती है। Now we are formulating the Semicon 2.0, which will be a much expanded form of the Semicon 1.0. पहले Semicon प्रोग्राम में जो भी सीखने को मिला है, जो अनुभव आया है, उस अनुभव से और हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ है कि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को हमें लाना है। अब हम इकोसिस्टम पार्टनर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस पे भी उतना ही जोर देंगे जितना फैब और एटीएमपी पे देंगे। गुजरात के छोटे से नगर साणंद में टाटा मोटर्स ने 15 साल पहले दस्तक दी और साणंद दुनिया के नक्शे पर आ गया। अब फिर से वो दौर आने वाला है, क्योंकि साणंद बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर हब। पिछले कुछ सालों में साणंद की तस्वीर कैसे बदली है, बता रहे हैं केतन जोशी। मेरे आसपास जो आप जमीन देख रहे हैं वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये साणंद और उसके आसपास के इलाके की दूसरी क्रांति होगी। अब ये सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है और इससे इस इलाके में क्या क्या तब्दीलियां होगी और आने वाले 5 साल में साणंद कहां से कहां पहुंच जाएगा, आइए इनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ महीनों में साणंद में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने के ऐलान हुए हैं। पहले माइक्रॉन, फिर सीजी पावर और अब केन्स टेक्नोलॉजी। माइक्रॉन प्लांट का स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है। सीजी पावर का भूमि पूजन हो गया है और जहां आपको सिर्फ जमीन दिखाई दे रही है, वहां लगेगा केन्स टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर प्लांट। साणंद में लगने वाले तीनों सेमीकंडक्टर प्लांट 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर है। माइक्रॉन साणंद में 22,500 करोड़ का निवेश करेगी, वहीं सीजी पावर का निवेश होगा 7,600 करोड़। केन्स टेक्नोलॉजी अपने प्लांट पर 3,300 करोड़ का निवेश करेगी। साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को उम्मीद है कि टाटा मोटर्स के बाद सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट शुरू होने से ये बड़ा औद्योगिक केंद्र बन जाएगा।
अंदाज़ा लगा सकते हो कि तीनों सेमीकंडक्टर मिला के साणंद में लगभग 25,000 रोजगारी का सृजन होने वाला है। और उसके कारण साणंद की जो इकोसिस्टम है, साणंद में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें एक सेमीकंडक्टर की एक अलग जगह है और वो जगह धोलेरा और साणंद में है। तो साणंद में ये तीसरा यूनिट आने से डेफिनेटली साणंद का बहुत ही विकास होने वाला है। पहले साणंद में कुछ केमिकल्स और दूसरे प्लांट थे, लेकिन टाटा मोटर्स के आने के बाद 2010 से लेकर अब तक यहां 600 कारखाने लग चुके हैं, जिनमें 50 एमएनसीज और भारत की जानी मानी कंपनियां शामिल हैं। माहौल सही लगने पर यहां कुछ कंपनियों ने एक से ज्यादा प्लांट भी लगाए। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ उससे हमने 2 और प्लांट लगाए और जो ग्रोथ है जो लास्ट 10 साल के अंदर इस पर्टिकुलर साणंद जीआईडीसी का है बिकॉज ऑफ टाटा नैनो एंड फोर्ड एंड ये जो बाकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव, उसकी वजह से वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग 2 more प्लांट्स इन नेक्स्ट 2-3 years। टाटा मोटर्स को 6 गांव के किसानों ने जमीन दी, बदले में करोड़ों रुपए मिले। इससे किसानों ने दूसरी जमीनें खरीदी, कारोबार किए और स्थानीय युवाओं को प्लांट्स में नौकरी भी मिलने लगी। टाटा में जाने के बाद हमने विरुंगाम जमीन खरीदी थी। वहाँ पे हमने 7.5 लाख में 1 बीघा जमीन खरीदी थी। तो वहाँ अभी का रेट चल रहा है 25 से 30 लाख मैक्सिमम चल रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट करके JR बेवरेजेस IRCT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और बाकी के गांव के आसपास के लोगों को बेरोजगार है उनको नौकरी मिल रही है यहाँ पे। एक टाटा मोटर्स के आने से बदलाव देख चुका साणंद अब सेमीकंडक्टर के साथ एक और सुनहरी सुबह का इंतजार कर रहा है। नए प्लांट लगने से न केवल साणंद और गुजरात को फायदा होगा, लेकिन दशकों से हम जिनकी राह देख रहे थे वह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनकर भविष्य में निर्यातक भी बन जाएंगे। केतन जोशी, साणंद। तो साणंद पहले से ही ऑटोमोबाइल हब के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में रियल एस्टेट के दाम पिछले 1 दशक में कम से कम 3 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। तो महंगे रियल एस्टेट ने स्थानीय लोगों की लाइफस्टाइल तो बदली ही है, साथ ही साथ बाहर के लोगों की दिलचस्पी भी साणंद के लिए बढ़ा दी है। पेशे से किसान रमन भाई प्रजापति के पास आज सब कुछ है, आलीशान बंगला, गाड़ी, कारोबार भी। इनकी 15 बीघा जमीन टाटा मोटर्स के प्लांट में गई थी। बदले में 2010 में इन्हें 4 करोड़ रुपए मिले। इनमें से आधे पैसे लगाकर गांव से थोड़ी दूर इन्होंने 50 बीघा जमीन खरीद ली और बाकी पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया और बिल्डर बन गए। रमन भाई का कहना है कि अब साणंद के सेमीकंडक्टर हब बनने से फिर से वही सुनहरा दौर आने वाला है। बोरगांव में मेरे खेती की जमीन थी जो 15 बीघा जितनी जीआईडीसी में सेल की मैंने, और वो जमीन सेल करने के बाद उसमें से मैंने 50 बीघा जितनी जमीन खेती की परचेज की और रियल एस्टेट का भी काम चालू किया। और अभी मैं साणंद में डेवलपर का काम भी कर रहा हूँ। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है और सेमीकंडक्टर की 3 कंपनियां अभी और आ रही है। साणंद आज भी एक छोटा सा शहर है जहां बाजार में गांव वाले खरीदारी करते दिख जाते हैं। साणंद की आबादी 1.25 लाख है, लेकिन दूसरे राज्यों से आए 2 लाख लोग यहां कारखानों में काम करते हैं। कई स्थानीय किसान बिल्डर बन गए या दूसरे कारोबार में लग गए और आज दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। जो मजदूरी करता था, मेहनत करता था, वो आज एक किसान दाता दूसरों को रोजगारी और नौकरी देने वाला बन गया और पैसे वाला बन गया। और गुजरात का जो डेवलपिंग मेन कहते हैं वैसा ये एरिया बन गया। एक गुजरात में मॉडल तहसील और मॉडल सिटी बन के सबको रोजगार दे रहा है और डेवलप सिटी बन रहा है। एक नज़र पिछले 15 साल में साणंद की जमीनों के रेट पर गौर करिए। 2009 से पहले साणंद और आसपास की प्रति बीघा जमीन का दाम 2 से 3 लाख रुपए था, जो आज 1 से लेकर 2.5 करोड़ प्रति बीघा है। 2009 तक यहाँ 1500 वर्ग फीट में एक इंडिपेंडेंट घर 19 लाख में बन जाता था। आज 1200 वर्ग फीट का 2 BHK फ्लैट 42 लाख का पड़ता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग अब कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री कॉलोनी बना रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट में सालाना
20% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। ये लैंड हमें गुजरात गवर्नमेंट ने हमें अलॉट किया है और हम लोग यहाँ पर पीपीपी मॉडल पे लेबर कॉलोनी बना रहे हैं। मेरी ये जो स्कीम है वो 2 BHK फ्लैट की स्कीम है, उसमें हमने 70% जैसा जो है वो सेल आउट हमने कर दिया है और उसमें से ज्यादातर आप पकड़ के चलो लगभग 70% जो है हमने GIDC के एम्प्लॉय है जिनको हमने बेचा है। आने वाले समय में अहमदाबाद और साणंद का रियल एस्टेट मार्केट एक हो जाएगा। अभी हजारों नए घरों की जरूरत हर साल होने वाली है। तेज औद्योगिकरण से सिर्फ जमीन और मकान के दाम ही नहीं बढ़े हैं, लेकिन इस इलाके के लाखों परिवार के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये ठहराव नहीं है, लेकिन मंजिल और भी आगे शानदार है। केतन जोशी, साणंद। केंद्र सरकार ईवी को बूस्टर देने के लिए बड़े फैसले ले सकती है। कैबिनेट आज ईवी के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे सकती है। डिटेल्स लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज की कैबिनेट में एक अहम जो मुद्दा है वो है ईवी को बूस्ट देने का। क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2 बड़े प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक जो प्रस्ताव है वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदे जाने का, उस पर सरकार जो है ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मंजूरी देने जा रही है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रिक बस खरीद सके शहरों में चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसको हम लोग फेम 3 कह रहे थे। वो फेम 3 जो है पीएम ई ड्राइव स्कीम के नाम से लॉन्च की जाएगी और इसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है कैबिनेट में। और इस पर 10,900 करोड़ रुपए, करीब 11,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो सब्सिडी दी जाएगी, इसमें अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं। मिसाल के तौर पर 2 व्हीलर को पैसा दिया जाएगा 24.79 लाख, 3 व्हीलर को दिया जाएगा 3.16 लाख। इसी तरीके से ई एम्बुलेंस के लिए दिया जाएगा, इसमें ई बस सपोर्ट को भी दिया जाएगा इस सब्सिडी। तो ये फेम 3 जो है पीएम ई बस सेवा के नाम से, ई ड्राइव के नाम से लॉन्च होने जा रही है, इसको मंजूरी मिलने की संभावना। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलेगी, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। और एक आखिरी प्रस्ताव वह है कि जो 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा, यानी उनको ज़्यादा मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल पाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 398 पॉइंट गिरकर 81,523 पर और निफ्टी 123 पॉइंट गिरकर 24,918 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से बिकवाली रही। आज के बाजार में निफ्टी बैंक आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट रही, तो तेल, गैस, पीएससी एनर्जी शेयरों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। इसके अलावा मेटल, ऑटो, रियलिटी शेयरों में काफी प्रेशर रहा। हालांकि एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 33 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सहयोगी मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से हम अपडेट लेते हैं। तो मनीषा जी बताएं, कच्चे तेल में गिरावट की वजह क्या है और यहां से कीमतों में कितनी गिरावट आगे देखने को मिल सकती है? भारी गिरावट के बाद आज कुछ स्थिरता यहां पर कच्चे तेल में देखने को मिली है। कल यहां पर 4% की गिरावट थी। सितंबर में अब तक हम 12% की गिरावट देख चुके हैं और इस क्वार्टर की बात करें तो 20% की गिरावट यहां पर कच्चे तेल ने अब तक दर्ज की है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए। एक तो ये कि ओपेक ने यहां पर रिवाइज किया है अपने डिमांड फोरकास्ट को इस साल के लिए और अगले साल के लिए, और दोनों साल के लिए उन्होंने इसे घटा दिया है। दूसरी बात है चीन का डिमांड जो लगातार यहां पर गिरता हुआ नजर आया है। अगस्त तीसरा ऐसा महीना है जब चीन में कच्चे तेल के इंपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली है। चीन एक्चुअली अपनी ऑटोमोबाइल फ्लीट को 50-50 कर चुका है और वो अगला दूसरा जो 50 है वो ईवीज की तरफ है, यानी कि फ्यूल डिमांड चाइना में यहां पर लगातार गिर सकती है। एशियन रिफाइनिंग मार्जिन अगर देखें तो 2020 के लोज पर हैं, उसका भी इंपैक्ट यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला। 2 चीजें जो सपोर्टिव हैं वो ये,
एक तो यूएस की जो इन्वेंट्रीज हैं वहां पर कुछ गिरावट है, और दूसरा जो हरिकेन फ्रांसिस है वो आज लैंडफॉल करने वाला है यूएस में, और उससे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफ़ी सारी कंपनीज ने या तो इवैक्यूएशन करा दिया है या पार्टली उसे बंद कर दिया है। तो थोड़ी सी सप्लाई की जो दिक्कत है उसका फायदा हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। लेकिन ओवरऑल बाजार को लगता है कि अब आगे जाते हुए कच्चा तेल, क्योंकि अगले साल सरप्लस में रहने की उम्मीद है, एक प्रेशर हम बरकरार देखेंगे। इस साल के हाईज से कच्चे तेल में करीबन 20 से 22 डॉलर की गिरावट आ चुकी है, और बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज को लगता है कि आने वाले साल में अब कच्चे तेल में करीबन 60 से लेके 80 की रेंज बनती हुई नजर आएगी, यानी कि जो 90s के लेवल्स हैं वो शायद अब आने वाले 10 से 12 महीने में देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर बयान पर अब देश में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहीं आरक्षण के मामले में राहुल गांधी ने भी सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने का पक्षधर हूं। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. तो राहुल गांधी विदेशों में जिस तरीके से बयान देते हैं उससे सवाल उठता है कि आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर राहुल की सोच क्या है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।